नमस्कार और बोलती पोथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम एक नाम की कहानी जानेंगे। एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी जड़ें वो हजारों साल पुरानी हैं। तो चलिए इस कहानी को उसी की जुबानी सुनते हैं। जरा सोचिए कि बंगाल खुद अपनी दास्तान सुना रहा है। एक ऐसी कहानी जो महाकाव्यों से शुरू होती है, सल्तनतों और व्यापारियों से गुजरती हुई आज हम तक पहुंची है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि ये नाम बंगाल आया कहां से? क्या ये हमेशा से यही था? यही वो पहेली है जिसे हम आज की इस पड़ताल में सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, इतना पीछे कि हम पहुंच जाएं प्राचीन काल में, जब मेरा जिक्र महाभारत जैसे बड़े महाकाव्य में मिलता है। असल में प्राचीन भारत में बंगाल जैसी कोई एक जगह थी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा इलाका था जो कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। और मजे की बात यह है कि हर हिस्से का अपना एक अलग नाम था। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो कई नाम सामने आते हैं। जैसे पूर्वी हिस्से में थे वंग, जो आज के ढाका के आसपास का इलाका था, और हरिकेला जो चटगांव का हिस्सा था। वहीं पश्चिम और उत्तर के भागों को राड़ और वरेंद्र के नाम से जाना जाता था। यही बिखरे हुए नाम थे जो आगे चलकर एक पहचान बनने वाले थे। इन सभी नामों में से दो नाम सबसे ज्यादा अहम थे, वंग और गौड़। वंग नाम बहुत ही पुराना है, जिसका जिक्र महाभारत काल से ही पूर्वी भाग के लिए होता आया है। दूसरी तरफ गौड़ नाम 13वीं सदी के आसपास पश्चिमी भाग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। वंग का जिक्र तो महाभारत और महाकवि कालिदास के ग्रंथ रघुवंशम में भी खास तौर पर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि वंग साम्राज्य के कई शक्तिशाली राजाओं ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था। तो ये जो टाइमलाइन है, ये मेरे नाम के विकास का एक छोटा सा नक्शा है। महाभारत के वंग से लेकर सल्तनत काल के बंगला और फिर यूरोपीय व्यापारियों के दिए नाम बंगाल तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह बदलाव हुआ कैसे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है 13वीं सदी में, जब यहां तुर्क और अफगान शासकों का आना हुआ। दिल्ली सल्तनत के राज के साथ यहाँ की भाषा और प्रशासन सब कुछ बदला। उनके जो फारसी और अरबी इतिहासकार थे, उन्होंने इस क्षेत्र को एक नया नाम दिया, लखनौती। और इसी दौर में पुराने वंग शब्द से एक नया शब्द निकला, बंगला, जो धीरे धीरे इस पूरे इलाके की पहचान बनने लगा। मेरे नाम के सफर में दुनिया भर से आए यात्रियों ने भी एक बहुत ही अहम रोल निभाया। उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपने शब्दों में दुनिया को बताया। इनमें से एक थे बहुत ही मशहूर यात्री, मार्को पोलो। सोचिए, जब वो 1298 में दुनिया के सफर पर निकले तो वो मेरे दक्षिणी प्रांत में भी पहुंचे। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को बंगला कहकर पुकारा। और सिर्फ नाम ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि उस जमाने में इस इलाके को कोई भी पूरी तरह से जीत नहीं पाया था, जो यहाँ के राजाओं की ताकत का सबूत था। मार्को पोलो के कुछ सालों बाद 1345 में मोरक्को से एक और मशहूर यात्री इब्न बतूता यहाँ पहुंचे। और उन्होंने इस जमीन की एक ऐसी खासियत बताई जो आज भी याद की जाती है। उन्होंने लिखा कि यहाँ चावल इतना ज्यादा था और चीजें इतनी सस्ती थीं कि वैसी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं थी। अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर आती है, एक ऐसा पड़ाव जहां बंगला शब्द हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि इब्न बतूता के आने के लगभग 150 साल बाद यहां पुर्तगाली व्यापारी आए। उन्होंने भी इस क्षेत्र को बंगला कहना शुरू कर दिया और जल्द ही यूरोप के बाकी व्यापारी भी इसी नाम का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन एक छोटी सी चीज थी जो अलग थी, उनका बोलने का तरीका, उनका उच्चारण। उनकी जुबान पर यह नाम थोड़ा अलग तरीके से चढ़ता था। और बस इसी उच्चारण के फर्क ने बंगला को धीरे धीरे बंगाल बना दिया। और यही वो नाम है जो इतिहास में दर्ज हो गया और आज तक हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो सदियों के इतिहास, अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के मेल का एक नतीजा है। अगर इस पूरे सफर को एक नजर में देखें तो प्राचीन काल में मैं कई टुकड़ों में बटा था। फिर मध्यकाल में लखनौती और बंगला जैसे नाम मिले। इसके बाद यूरोपीय व्यापारियों के आने से उच्चारण बदला और नाम बन गया बंगाल। और इतना ही नहीं, आगे चलकर यह नाम सिर्फ एक छोटे से इलाके तक नहीं रहा, बल्कि इसमें बिहार और असम के कुछ हिस्से भी शामिल हो गए।
और सदियों के इसी ऐतिहासिक सफर में वंग, गौड़ और लखनौती जैसे नामों से गुजरते हुए आखिरकार इस पूरे क्षेत्र को बंगाल कहा जाने लगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि किसी जगह के एक नाम के पीछे कितनी सदियों की यात्रा, कितने साम्राज्य और कितनी ही कहानियां छिपी हो सकती हैं।